नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो एमपी को अपना नया मुखिया आखिरकार मिल ही गया। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव सूबे के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। बीजेपी संगठन की खूबी और सुंदरता यही है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके चौंका ही देती है। तकरीबन 8 दिनों तक चली अटकलों और कयासों में जितने भी बड़े नाम, मसलन नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा और खुद पूर्व हो गए हैं वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम हवा में तैर रहे थे। लग रहा था कि इन्हीं में से कोई एक ही होगा दावेदार, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात की तर्ज पर चौंकाते हुए उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव के नाम को तय कर लिया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में गुज़िश्ता सीएम शिवराज सिंह ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव किया। बिना किसी विरोध के उनके नाम पर सहमति बन गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने वाले यादव संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं। पिछली सरकार में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय था। स्वभाव से सहज, विनम्र मोहन यादव और उनके समर्थकों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला इतने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके उनके पक्ष में आ सकता है। बहरहाल ये हुआ। एमपी में पहली बार बीजेपी ने एक और प्रयोग किया, 2 मुख्यमंत्री का। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आज बात बीजेपी के इसी निर्णय की करेंगे। बात उसकी भी कि इतने लंबे कार्यकाल के बाद सत्ता छोड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान की अगली भूमिका क्या होगी। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं की सरकार में भूमिका क्या होगी। बीजेपी ने जो ताश के पत्तों की तरह फेंटी है इस एमपी की सियासत, उससे उसे 2024 में कितना फायदा होगा और मोहन जी की कैबिनेट जो है वो किस तरह की होगी। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन अमूमन हम इस वक्त आपको एक पैकेज दिखाते हैं। आज पैकेज नहीं दिखाएंगे। आज दिन भर जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उसमें तमाम बड़े लोगों ने या मुख्यमंत्री, नए नवेले मुख्यमंत्री जी के परिवार वालों ने क्या क्या कहा, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। मोहन को जो है शालिग्राम जी ने रखा, उनके घर पे पढ़ाया लिखाया। मेरी गाय ढोर चराता था, उस वक्त मैंने मिल में भी काम करा। और भैया को जो है पढ़ाने लिखाने में शालिग्राम ने सहयोग दिया और उस जमाने में बहुत गरीबी थी। तो ये सारी जनता को खुशी है तो मेरी खुशी है। सबके भले में मेरा भला है, परमात्मा सबका भला करे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत जश्न का माहौल है। आप सब देख ही रहे, सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि बाबा महाकाल का असीम कृपा हुई है कि बहुत टाइम बाद सीएम पद कोई उज्जैन से आया है। तो पहले तो बाबा महाकाल का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा और बहुत खुशी हो रही है कि पापा को सीएम बनाया गया जी। जैसा कि आप लोगों ने पूछा अभी कि कितने प्रयत्नशील, कितने मेहनतीशील है, तो मैं वही बता रहा था भैया को भी, जैसे कि हमारे दादाजी की लगभग एज 100 ईयर्स की होगी
बट अभी भी खुद से किसान खुद से खेती करते हैं। उनको किसी का इंटरव्यू पसंद नहीं। मैं भी जाऊं तो बोल देंगे तू साइड में बैठ जा, मेरा दिमाग है, मैं कर लूंगा, मैं करने बनती है। तो उसी तरीके से ही उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए बाबा भी मेहनत करते हैं। हफ्ते हो जाते हैं, हमको भी मिलते हैं और मिल नहीं पाते। तो जनता के साथ में, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्तित्व है। तो भैया उन्हीं के लिए बना है, उन्हीं का विकास, उन्हीं का देश, जैसे उज्जैन का विकास हुआ वैसे ही प्रदेश का भी विकास करने का बहुत प्रयत्नशील होगा। कल बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, उसका दायित्व अच्छे से निभाएंगे वो। बढ़िया। कल बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, उसका दायित्व अच्छे से निभाएंगे वो। बढ़िया। तो उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है राजन सिंह, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राजन जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है शरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे राजन जी से। राजन जी, गजब चौंकाती है भाई बीजेपी, ये बिल्कुल इतने बड़े बड़े नाम जो लार्जर देन पार्टी जिनकी इमेज थी, उनके नाम हवा में तैर रहे थे, अचानक मोहन यादव जी आ गए। आप सब लोगों को भी मेरी समझ से उम्मीद तो नहीं रही होगी कतई इस नाम की? प्रवीण जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज फिर पूरे देश में बल्कि विश्व में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता आदर्श अगर योग्यता रखता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उचित स्थान मिल सकता है। ये केंद्रीय नेतृत्व ने आज फिर सिद्ध कर दिया कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया था और जो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उसके बाद जो इतना बड़ा जनादेश मिला था, उसके बाद नेतृत्व ने, हमारे नेतृत्व ने एक बार फिर एक जो स्वयं मोहन यादव जी ने कहा कि एक कार्यकर्ता की तरह वो कार्य करते थे और उन्हें इतने बड़े पद पर जिम्मेदारी देकर निश्चित ही पूरे कार्यकर्ताओं का एक मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। इसमें दो राय नहीं। स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी, ये खूबी और सुंदरता वाकई बीजेपी में है, तो आपके यहाँ अगर बड़े बड़े नाम हो जाते इस तरह के 7-8 जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, तो चयन करना ही मुश्किल हो जाता कि भाई कौन से वाले जी को बनाए। इन्हें सारे जी किनारे किए और एक कार्यकर्ता जिनकी कार्यकर्ता के तौर पर इमेज है, उन्हें सीएम बना दिया। स्वदेश जी, आपकी टिप्पणी नए मुखिया को लेकर। प्रवीण जी, नए मुखिया हैं, आज पहला दिन है उनके परिवार के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, तो मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूं कांग्रेस की तरफ से। हाँ, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सवालों को उठाने के लिए कल के बाद बहुत सारा समय है हमारे पास, तब उठा लेंगे उन सवालों को। आज तो खुशी का दिन, उनको बधाई देते हुए इतना जरूर मैं कहूंगा कि जिस 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी लगातार महत्व देते रहे, संरक्षण देते रहे, जिस माफिया को संरक्षण देते रहे, हम ये चाहेंगे कि आने वाले ये मुख्यमंत्री निष्पक्षता से काम करें और जितने भी घोटाले हुए उनकी जांच करें और जो घोषणाएं भाजपा ने की हैं, मुख्यमंत्री जी ने की हैं, वो लगातार उनको जारी रखें। तब तो ये समझा जाए कि ठीक है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और अमित शाह जी ने ये साबित कर दिया है कि हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे। चाहे शिवराज जी बराबर टक्कर में आने की तैयारी में थे, शिवराज सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सेकंड में खत्म कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी के घर में तो लड्डू फूट रहे थे मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में। सिंधिया जी तो आज 4 बजे ही आ गए थे, उन्हें लग रहा था कि मैं शपथ लेने वाला हूँ, मीडिया में चल भी गया था बहुत जगह। मैं समझता हूँ सारे के सारे दिग्गजों को उन्होंने एक ही बार में निपटा दिया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के ये साबित कर दिया है कि अब तो हमारी बराबरी की दौड़ में नहीं हो। मतलब कुल मिला के राजनीतिक फांसा फेंका है। उनने कोई दया नहीं की, कोई कृपा नहीं की, ना उनकी नजरों में कोई कार्यकर्ता है। उनको तो अपनी कुर्सी प्यारी है, कोई प्रतिद्वंदी पैदा ना हो बजाय, इसलिए मोहन यादव जी की जवाबदारी सौंपी है। ठीक है, शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी, पहली टिप्पणी आपकी, जैसे उनकी तो मजबूरी है स्वदेश जी की, भाई वो पार्टी के लाइन पे ही बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे, लेकिन ये वाकई एक चौंकाने वाला मामला। और ये नहीं लगता आपको कि ये केवल बीजेपी में संभव है? जैसे मैंने उनसे सवाल किया, ये कांग्रेस में तो संभव ही नहीं कि इतने बड़े बड़े नाम लार्जर देन पार्टी इमेज वाले सामने खड़े हों और वो किसी कार्यकर्ता को उठाएं और सीएम बना दें। देखिए, यदि माननीय प्रवीण जी कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें तो बहुत समय पहले इसी तरह के उनके निर्णय हुआ करते थे कि कभी भी किसी नेता ने उनके कह दिया और उसको मुख्यमंत्री बना दिया और 24 घंटे में मुख्यमंत्री बदल जाते थे। अब जहां तक अभी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन पटेल जी की बात है, मोहन यादव जी की बात है, तो देखिए इसमें 3-4 चीजें जो मैंने समझी हैं, वो एक निर्णय जो है ना, कहने में तो बहुत ये लग रहा है कि बहुत ही एक चौंकाने वाला और बहुत ही एक अप्रत्याशित निर्णय रहा है। ऐसा नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कैसे? कि मैं उसको आगे बताने की कोशिश करता हूं। बताइए। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों से कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने कई बार आपके चैनल पे और सभी चैनलों पे बताया है। उसमें से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीपी सिंह जी के मंडल कमीशन को सीखा है, उसको पढ़ा है, और इसीलिए उन्होंने ओबीसी लीडर को डेवलप करने के लिए, मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कई मर्तबा कि ओबीसी लीडरशिप को आपको इमर्ज करना है, फ्यूचर के लिए इमर्ज करना, और उन ओबीसी लीडर को इमर्ज करना है जो आपके लिए चैलेंज ना बने। और मोहन यादव जी उसमें से आपके सामने हैं। क्योंकि मोहन यादव भी इस कम्युनिटी से आते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव कम्युनिटी का एक बड़ा फोकस है। लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार में बहुत बड़ा चेहरा है। तो यादव कम्युनिटी को डेवलप करने की, लीडर इमर्ज करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा, यहाँ एक ओबीसी लीडर, वो भी यादव कम्युनिटी का लीडर जो पूरे देश में उसकी स्वीकारता बने भविष्य में। इस लिहाज से उन्होंने मोहन यादव जी का चयन किया है। और इसमें 2-3 समीकरण और भी हैं। पहला समीकरण यह है कि लंबे समय से ये मध्य भारत या दूसरे एरिया से चीफ मिनिस्टर आते थे। बहुत पहले मालवा से पटवा जी या ओम प्रकाश सकलेचा जी आते थे, या कुछ समय कैलाश जोशी भी रहे, लेकिन अभी पिछले 20-25 साल से तो यहीं से रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा क्या है कि मालवा से सीटें भी बहुत आई हैं। और एक और चौंकाने वाली बात यह कि मोहन यादव जी संघनिष्ठ हैं। हाँ, ये तो मैं सुबह से जब से उनका नाम अनाउंस हुआ तब से कह रहा हूँ ये बात। वो संघनिष्ठ है। मेरे साथ कई बार वो डिबेट्स में रहे हैं कोविड के पहले। और बहुत अच्छे वो जानकार भी है। पार्टी विचारधारा से वो अलग नहीं जाते हैं और बड़े हाईली एजुकेटेड भी हैं। एक बार इन कर लेते हैं जनाब राजन जी को। राजन जी, जो इलाकाई संतुलन है वो साधा आपने कि भाई स्पीकर ग्वालियर चंबल से, जो एक डिप्टी सीएम है वो मालवा से, एक डिप्टी सीएम बिंद से, सीएम खुद मालवा से, मालवा निमाड़ जो भी मान लो आप इसमें, तो इलाकाई संतुलन भी साध लिया, इसी में जातिगत संतुलन भी साध लिया। चलिए इतना तो ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े नाम हैं उनकी भूमिका क्या होगी जो बच गए? देखिए प्रवीण जी, एक बात तय है कि पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, उसके पहले मेरे मित्र सुदेश जी ने जो कहा था कि सिंधिया जी 4 बजे रवाना हो गए, तो ये इनकी जानकारी दुरुस्त गलत है। सिंधिया जी नहीं आए थे, मंत्रालय में थे। हाँ, आए नहीं थे। तो क्या होता, कांग्रेस के प्रवक्तागणों से मेरा निवेदन है कि तैयारी पूरी मतलब जो ऑथेंटिक बात हो वो करें, क्योंकि इतने बड़े चैनल पे आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात सिंधिया जी का 4 बजे का प्लान मैंने एक बड़े न्यूज चैनल पर देखा था। नहीं, वो नहीं आए स्वदेश जी नहीं आए भोपाल नहीं आए। मंत्रालय में ही थे, लेकिन मैं दिल्ली मंत्रालय में था तो ब्रेकिंग में आया था उनका नाम। चलिए, मीटिंग कर रहे थे वो, स्वदेश जी सुन लेते हैं बात राजन जी की। हाँ बोलिए राजन जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अपनी जानकारी जो सही रहे वही अपन चैनल पे बात करें। दूसरी चीज, एक बड़े चैनल पे बैठा था मैं, उसी समय की बात है, दुरुस्त करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए सुन लेते हैं राजन जी, बोलिए। कहा प्रवीण जी की बड़े नाम या ये, तो आप भी जानते हैं कि सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और ये बोलते नहीं है। उनके ऊपर जो भी उन्हें उत्तरदायित्व दिया जाता है उसका वे निर्वहन करते हैं। जिस समय टिकट डिक्लेयर हुई थी केंद्रीय मंत्रियों के रूप में जब काम करते हुए नरेंद्र सिंह जी की, कैलाश पटेल जी की और राष्ट्रीय महासचिव होते हुए विजय वर्गीय जी की टिकट हुई थी, तो उस दिन भी इन लोगों ने यही कहा था कि हमें जो पार्टी का आदेश होगा वो हम काम करेंगे। सबकी भूमिकाएं पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसकी क्या भूमिका रहेगी, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इनकी भूमिका, इनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग पार्टी हमेशा करती रही और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, तो स्वदेश जी ये कह रहे हैं कि भाई इनकी पार्टी का मामला है, पहाड़ जैसा बहुमत इनके पास है, नेता इनके पास बहुत सारे हैं ही, नीति नए सीएम की अभी देखने ही मिल जाएगी कल से, तो आप लोगों को फिक्र में दुबले होने की जरूरत नहीं। मतलब शब्द से उन्होंने ये नहीं कहा, भाव उनका कमोबेश यही है कि भाई आप तो अपना देखो। अपना नहीं देखो, हमें पूरा मध्य प्रदेश की चिंता है, हमें पूरे देश की चिंता है। हमें इस बात की भी चिंता है कि उज्जैन महाकाल में इतने सारे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, हमारे सप्तऋषियों की मूर्ति धराशायी हुई, क्या इसकी जांच करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? हमें इस बात की भी चिंता है कि जब आप सनातन का नाम लेते हो, गौ माता पर राजनीति करते हो, गौ माताएं रोड पर मरी हुई दिखाई देती हैं। अभी चले जाइए किसी रोड पर, कहीं ना कहीं एक गाय मरी दिख जाएगी आपको। कुल मिलाए क्या इस पर कुछ विचार करेंगे? हमें चिंता इस बात की भी है कि जो हमारा नारी उत्पीड़न मध्य प्रदेश में चरम पर है, जो हम नहीं कह रहे एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे, इस पर कंट्रोल करने की बात होगी, या
जो वरिष्ठ लोगों को छोड़ दिया है उनकी सेवा खुशामद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समय ना गुजर जाए, हमें इस बात का भी अंदेशा है, क्योंकि हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इस बात से तो सहमत नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर ऐसा होता तो कनाडा में जमीन अफीम और गांजे की खेती के लिए वायरल हुए वीडियो वाले पिता को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष मतलब विधानसभा की कार्रवाई के लिए नियुक्त कर दिया है। मैं समझता हूं वो ऐसा तो नहीं करने देंगे, लेकिन मोहन यादव जी पे भरोसा करेगा मध्य प्रदेश कि ये माफियाओं से मुक्त रहेंगे, ये घूसखोरी से मुक्त रहेंगे और मध्य प्रदेश में जो रोजगार की समस्या है रोजगार को पैदा करेंगे। मेरा जो उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश को जो आज कंडीशन है उसको दुरुस्त करने के लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं उनको और मांग भी करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सबसे पहले वो उठाइए अपना जो आपका घोषणा पत्र है और घोषणा पत्र में सबसे पहले और एक दिन में पूरा कर दीजिए, क्यों? काम कीजिए। ठीक है, शर्मन जी को इन करते हैं, बहुत वक्त आपको शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी जो सवाल मैंने दोनों से ही पूछा, ये सवाल ठीक से आप दे पाएंगे क्योंकि दोनों की किसी ना किसी तरह की पॉलिटिकल मजबूरी है। इतने बड़े बड़े नाम अब मोहन जी की कैबिनेट में अकोमोडेट होंगे या फिर भरपूर बहुमत है तो फिर से लोकसभा लड़वा दो इनको, क्या होगा? मतलब माने ये तो सब बड़े बड़े नाम हैं, अब इनकी कैबिनेट में मिनिस्टर बनने के लिए रुकेंगे क्या ये सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रवीण जी ये संभव है। कैलाश जोशी जी ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री के रूप में काम किया, माननीय बाबूलाल गौर जी ने भी काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है वो जो बड़े स्टालबर्ड हैं बीजेपी के वो मोहन यादव जी की कैबिनेट में सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल के काम कर लेंगे। और करना भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है, जो उनका एक निर्णय होता है, एक डंडा है जो अनुशासन का, उसको मानना पड़ता है, तो ये संभव है। लेकिन जो उनके व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, उनकी इतना एक्सपीरियंस देखा जाए, उसके हिसाब से तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से मेरे को नहीं लगता। और व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई ये मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मोहन यादव जी की तुलना में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत बड़े नेता हैं, हैवी वेट हैं। और इसके साथ इसके साथ साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जी, ये तमाम लोग हैं। लेकिन अनुभव के मामले में देखा जाए तो माननीय मोहन यादव जी में अनुभव अभी उतना नहीं है जितना इन लोगों के साथ में रहा है, संगठन का, पार्टी का, संघ का, सरकार चलाने का, राजनीति करने का, दूसरे दलों को अटैक करने का, दूसरे दलों को घेरने का, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का, तमाम सारे इनके साथ में अनुभव हैं। अब देखिए जो अभी जो इन्होंने जो अपना फैसला किया है, मेरा एक पत्रकार के नाते मेरी दो बड़ी चिंता थी। पहली चिंता तो ये थी मेरी कि भाई आपको जल्द से जल्द निर्णय कर देना था, आपने चलो ठीक है 8-9 दिन बाद किया, मंत्रिमंडल जल्द से जल्द गठित करें, क्योंकि 2 महीने से 9 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक मध्य प्रदेश का विकास कार्य रुक गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण। अफसरों की, ब्यूरोक्रेट्स की, बहुत सारे लोगों की लाइफ रूटीन में नहीं आ पाई, काम नहीं हो पा रहे, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के टेंडर हो गए, उनका काम नहीं चालू हो पा रहा, लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा मेरा ये एक और कहना है कि जो ये निर्णय लिया है ये अकेले मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं लिया। मैं फिर कह रहा हूं प्रवीण जी, ये 2024 को देखते, सोशल इंजीनियरिंग को देखते, आपने छत्तीसगढ़ में आपने ट्राइबल दे दिया, मध्य प्रदेश में ओबीसी दे दिया, अब राजस्थान में देखिए वो क्या देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रुक करते रायन जी का। रायन जी, यही सवाल है कि ये इतने बड़े बड़े नेता सहज तौर पर रह पाएंगे अगर कैबिनेट में आए तो? दूसरा, इतना जो तगड़ा बहुमत आपको मिला है तो इलाकाई संतुलन साधने होंगे, जातिगत संतुलन साधने होंगे, एक बड़ा चैलेंज आपको नहीं लगता मोहन जी के लिए अपना मंत्रिमंडल बनाना? देखिए, हम पिछले 20 सालों से देखते आ रहे हैं कि ये कहीं भी चुनौती नहीं रहती है। पार्टी के अंदर जो अनुशासन है उसके चलते, जब उमा जी आई थी तब उमा जी के बाद बाबूलाल गौर जी आए, शिवराज जी आए, तब भी लोगों ने कहा कि ये शिवराज जी के साथ लंबे समय तक बाबूलाल गौर जी ने मंत्री के रूप में भी काम किया। तो ये एक अनुशासित पार्टी है, इसमें जिसको जो मतलब शिवराज जी भी मंत्री रह सकते हैं आपको लगता है मोहन जी की कैबिनेट? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, बड़े लीडर्स तय करेंगे, ये मेरे स्तर की बात नहीं है। लेकिन ये है कि उनकी क्षमताएं और उनकी जो योग्यता है उसका पूरा उपयोग पार्टी करेगी, मंत्री के तौर पर करे, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री के तौर पर करे, संगठन में करे, कहीं ना कहीं उनका उपयोग जहां पार्टी उचित समझेगी उनकी योग्यता का और उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग पार्टी करेगी। एक बार स्वदेश जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, इस विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने बहुत पीछे ढकेल दिया आपको, अब भी जो हम देख रहे हैं, मतलब जो देख पा रहे हैं, रायन जी की मजबूरी है कि उसे कबूलेंगे नहीं,
जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, जिस तरह का इलाकाई संतुलन चल रहा है, जिस तरह की फील्डिंग ये लोग जमा रहे हैं, तो लोकसभा में फिर आपको कहीं टिकने नहीं देंगे? ये आशंका नहीं है आपके मन में? देखो, आशंका इसलिए भी नहीं है, आपने देखा होगा 2018 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो उसमें कांग्रेस की सरकार बनी, जनादेश माननीय कमलनाथ जी को कांग्रेस को मिला। उसके बाद 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा को मिला। अब भाई 23 में विधानसभा में इनको मिल गया है, तो निश्चित रूप से 24 में कांग्रेस को मिलना है। ये परंपरा मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई है, ये परंपरा आगे बढ़ेगी। हम पूरे उत्साहित हैं और पूरे उत्साह के साथ हम कहेंगे कि जुटेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। नहीं तो लेकिन जिस मोदी के नाम पे स्टेट में इन्होंने वोट मांगे, मोदी जी के नाम पे, एमपी के मन में मोदी, और जनता ने स्टेट में वोट कर दिया ये सोचे बिना कि मोदी जी तो सीएम बनेंगे नहीं, तो फिर उधर क्यों नहीं करेगी तब जब उसे पता है कि मोदी ही पीएम बनेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अगर बात करें तो उनकी जो गारंटियां थी, गारंटियों को उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया। तो उनकी सबसे पहली गारंटी ये थी 2014 की कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष सर्जित करेंगे और लोगों को नौकरियां देंगे। नहीं दी। उन्होंने एक बात और कही थी कि 15 लाख हर खाते में आएंगे। जब उनकी 2 गारंटी वो फेल हो गई तो अगली गारंटियों की क्या ठिकाना के पूरी हो पाएंगी? क्या मैं समझता हूं कभी नहीं हो पाएगी। क्या किसानों की कर्ज माफी की अगर मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की थी, माननीय कमलनाथ जी ने, शिवराज सिंह जी के आने के बाद वो बंद कर दी थी, तो किसान ये समझता है कि हमारे हितैषी कहां से हैं, ये कहीं से होते तो 700 किसानों ने आत्मदाह न किया, और मतलब मरे ना होते किसान आंदोलन के दौरान। तो ये हर वर्ग इनसे दुखी तो है, परेशान तो है, लेकिन हम देश की, लेकिन वोट फिर भी दे देता है। एक बार सरमन जी की कर लेते, आऊंगा आपका सामने। सरमन जी, अब भूमिका पे ही बात कर लें, और ये इसको लेके सबको ही जिज्ञासा होगी कि क्या अब शिवराज जी की भूमिका क्या होगी इतने लंबे साल तक सत्ता में रहने के बाद। जो आईएएस कभी ज्वाइन किया होगा बतौर प्रोविजनरी, हो सकता है पीएस हो गए हो, अब वो उन्हीं के, उसने एक ही मुख्यमंत्री देखा, नया मुख्यमंत्री देखेगा वो, तो अब ब्यूरोक्रेसी में क्या उनका कितना दखल रहेगा, कितनी पकड़ रहेगी, भूमिका क्या रहेगी शिवराज जी की? देखिए माननीय प्रवीण जी, भूमिका तो उनकी पार्टी हाईकमान को तय करना है। हालांकि उन्होंने समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन तो किया है, आज भी किया, मैंने कल तक किया है। हाँ, तो वो उससे उनको बचना चाहिए था। और जैसे ही जब ये 3 तारीख को चुनाव परिणाम आ गए थे और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जब पूरा का पूरा इलेक्शन का रिजल्ट राज्यपाल महोदय को सौंप आए थे, तो जो एक नैतिक रूप से निर्णय होना थे वो उनको निर्णय ले लेना चाहिए था। तो पार्टी हाईकमान सारी चीज़ों को देखती है, पार्टी हाईकमान एक चीज़ को नहीं देखती है कि आपको कोई आप किस तरह से आप एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपकी वर्किंग चल रही है, उस हिसाब से निर्णय पार्टी हाईकमान लेती है। अब माननीय शिवराज जी हो सकता है कि मंत्री रहे उनके मोहन यादव जी के साथ में, जैसा कि उनकी अपनी एक स्टाइल है कि मेरे को तो काम करना है, मैं घर नहीं बैठ सकता हूं, तो घर तो नहीं बैठेंगे वो। हो सकता है कि उनको पार्टी दिल्ली ले जाए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव तो मई में है। यदि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में एकोमोडेट करते हैं तो ठीक है, अभी वो बिना सांसद के भी मंत्री तो रह ही सकते हैं, लेकिन चुनाव तो मई में है और काम तो अभी से चालू हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तो बैठक ही ले ली लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, कलेक्टरों को निर्देश दे दिए। तो ये मेरा ये कहना है कि अब पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा उनके बारे में, ये तो पार्टी हाईकमान जाने, वो तो शिवराज जी भी नहीं जानते, वो तो कोई नहीं जानता कि उनको कहां किस तरह से एकोमोडेट करना है। यही सवाल लेके चलते हैं राजन जी के पास। राजन जी, शर्मन जी ने जो कहा उसमें थोड़ा ऐड ऑन करके मैं और पूछ लेता हूं कि क्या केंद्रीय मंत्रियों से जब इस्तीफे दिलाए वहां पर दिल्ली में, तो ये उम्मीद कर रही थी पार्टी कि भाई शिवराज जी को भी कर देना चाहिए? क्या एक सविनय अवज्ञा, एक शब्द बड़ा आजादी के वक्त इस्तेमाल होता था, तो क्या शिवराज जी केंद्रीय नेतृत्व की सविनय अवज्ञा कर रहे थे, जिसे बहुत नोटिस लिया पार्टी ने? देखिए प्रवीण सर, एक चीज तो यह है कि शिवराज जी की कर्मशीलता को पूरा देश ने और पूरे प्रदेश ने देखा। चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश में आए, उसके बाद सबसे पहले वो छिंदवाड़ा गए और वहां उन्होंने नारा दिया कि इस बार 29 सीट जीतने का लक्ष्य है। तो अगर सबने अवज्ञा की जो बात कर रहे हैं आप, तो वो तो केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता उन्होंने उसी दिन जाहिर कर दी थी जिस दिन चुनाव परिणाम आने के बाद वो छिंदवाड़ा। लेकिन एक्टिव तो थे वो, एक्टिव तो वो लगातार थे, मतलब वो लिखते थे कि बहन 10 तारीख आ रही है। कर्मशीलता को हम पूरी शिद्दत से नमन करते हैं कि उनका ये हमेशा रहा है कि कर्मशीलता उनकी रही है, वे हमेशा काम करने के आदी रहे, काम करना है चाहे पार्टी जो काम दे। तो मैंने वही कहा कि उन्हें जो भी, अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली में काम करना तो वो वहां करेंगे, संगठन में काम करने को कहेंगे संगठन में करेंगे, मध्य प्रदेश में काम करने को कहेंगे तो मध्य प्रदेश में कहेंगे।
तो ये उन्होंने पहले दिन स्वयं में भी बोल चुके हैं कि पार्टी जो दायित्व देगी, जो काम करने कहेगी, वो मैं करूंगा। दूसरी चीज, एक बीच में थोड़ी सी बात मैं कह रहा हूँ, सुदेश जी ने कहा कि ट्रेंड चल रहा है कि 18 में कांग्रेस जीती थी, 19 में भाजपा जीती। तो सुदेश जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2003 में भाजपा जीती, 2004 के लोकसभा में भाजपा जीती, 2008 में भाजपा जीती, तो 2009 में भी भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा सीटों में जीती है, और 13 के बाद 14 में भी जीती है। तो आप एक बार को उदाहरण बनाकर थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त करके चले, और इस बार भी मिशन 29 भारतीय जनता पार्टी का है, उसे वो पूरा करेगी। इस बार पूरे प्रदेश की 29 सीटों को लेकर जो लक्ष्य रखा गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रतिबद्धता से कार्य स्वदेश जी जवाब। और मैं एक सवाल आपसे भी पूछता हूं, विद्वान व्यक्ति हो आप, क्या भूमिका देखते हो आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की? किस भूमिका में वो आपके मुताबिक नजर आएंगे आने वाले दिनों में? देखिए प्रवीण जी, साफ जाहिर है उनकी जो एक्टिविटी दिखी, उन सारे लोग तो गए थे ढोक लगाने दिल्ली में, लेकिन उन्होंने ढोक लगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने प्रेशर बनाया, प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश की, हारी हुई सीटों में कहीं रावगढ़ जाना, कहीं छिंदवाड़ा जाना, ये एक प्रयास किया उन्होंने। और आज भी हमने देखा, जब इनके ऑब्जर्वर आए थे तो इनकी तख्तियां लेकर के इनके कार्यकर्ता मामा मामा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कुल मिला के शक्ति प्रदर्शन का उन्होंने पूरा प्रयास किया। ये त्याग भावना नहीं है, लेकिन पार्टी ने डंडा डाल दिया। मोदी जी नहीं चाहते कि मेरी बराबरी में कोई आ जाए, और शिवराज जी उनकी बराबरी की टक्कर में आने वाले थे भाजपा में, इस पूरी भाजपा को पता है। अब योगी आदित्यनाथ की बारी है, शिवराज सिंह को निपटाया है, अगले बार वो कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ निपट जाए, ताकि कोई भाजपा में उनकी टक्कर का कोई हो ना पाए। तो लेकिन इससे आपका क्या फायदा है? मान लीजिए वो तो फिर भी जीत रहे हैं ना, आपको लाभ कहाँ हो रहा है इसमें? बात लाभ और हानि की तो है ही नहीं प्रवीण जी, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को अगर संभाल लिया मोहन सिंह यादव ने, तो ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश के लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब इनको घेरे रहेंगे, और माफिया कहीं दूर नहीं जाएगा, इनके इर्द गिर्द रहेगा। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता स्वदेश जी, रोकना पड़ेगा मुझे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि एक बड़ा दिलचस्प दौर जो है वो आपको आगे देखने मिलेगा। इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, बहुत सारे इलाकाई संतुलन साधने की जरूरत है, वो कैसे साधेंगे मोहन जी, कैसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो घोषणाएं हुई उन्हें अमल में लाने के लिए बजट का वो नियोजन करेंगे। तो कुल मिला के उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे सरकार चलाते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।